हेलो एवरीवन, मैं हूं किशन व्यास। आज आपके सामने लेके आया हूं भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार अंतर्गत निर्मित संविधान सभा के द्वारा किया गया। यानी जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किसके द्वारा हुआ? संविधान सभा के द्वारा हुआ। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। यानी संविधान सभा द्वारा संविधान को कब प्रारंभ किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा अधिनियमित किया गया है तथा 26 नवंबर 1949 को स्वयं को आत्मर्पित किया गया है। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के कुछ प्रावधान को क्या कर दिया? लागू कर दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद में संविधान सभा का एक संप्रभु निकाय बना दिया गया। नेक्स्ट, अब संविधान के अंदर टोटल जो आर्टिकल हैं वो 395 हैं और पहले 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब वर्तमान के अंदर क्या है कि 12 अनुसूचियाँ हो गई और टोटल 22 पार्ट हैं। फिर देखा जाए नेक्स्ट, भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन प्रोफेसर जेनिंग ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो एक संघात्मक संविधान है जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर प्रोफेसर वियर कहते हैं कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय या संघात्मक कम, एकात्मक अधिक मानते हैं। तो ये जो बात है प्रोफेसर वियर ने कहा था कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय या संघात्मक तो कम मानते हैं लेकिन एकात्मक अधिक मानते हैं। फिर एक एसआर बोमई वर्सेस भारत संघ के अंदर ये कहा कि जो भारतीय संविधान है तो वो परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। एसआर बोमई वर्सेस भारत संघ 1994 सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। किस वाद में ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और वो मूलभूत ढांचे से संबंधित है? तो ये बात केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के वाद में कही गई थी। नेक्स्ट, जो 8 अपने पास में जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें 8 अनुसूची जो बात करते हैं संविधान की भाषा के बारे में, तो इस 71 संविधान संशोधन हुआ था तो उसके अंदर जब ये नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी भाषाओं को संविधान की 8 अनुसूची के अंदर जोड़ दिया गया था। अब जब इसके अंदर अनुसूची की बात कह दी गई है तो अपन वो जो 12 अनुसूचियाँ अपने पास में, तो वो 12 अनुसूचियों को अपन 1 बाय 1 ध्यान कर लेते हैं। तो पहली अनुसूची है अपने पास में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बताए गए हैं। और जो सेकंड अनुसूची है जिसके अंदर संवैधानिक पद के अंदर जो वेतन और भत्ते हैं उनके बारे में बात की गई है। और थर्ड शेड्यूल शपथ के बारे में बात करेगा जो आर्टिकल 60 के बारे में बात करता है। फिर फोर्थ नंबर जो शेड्यूल है, फोर्थ नंबर शेड्यूल अपने पास में कहेगा कि जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में, या अपन कह सकते हैं कि जो संसद के द्वारा क्या किया जाएगा उसका साधारण और विशेष बहुमत के द्वारा उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये सारी बातें इसके अंदर शेड्यूल 4 के अंदर बता रखी है। फिर आता है शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 ये कहेगा कि जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में बात की गई। जो एससी और एसटी के जो लोग हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में, प्रशासन के रूप में बात की गई, जो राष्ट्रपति करेगा और इनका जो निर्धारण वगैरह कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और रिपोर्ट कौन भेजेगा? गवर्नर भेजेगा। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जो शेड्यूल 6 है। शेड्यूल 6 बात करता है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं इनके प्रशासन के बारे में बात करेगा। तो अपन इसको शॉर्ट ट्रिक के अंदर यह भी याद कर सकते हैं, AMTM। एम का मतलब हो जाएगा
ए का मतलब हो जाएगा असम, एम का मतलब हो जाएगा मेघालय, टी का मतलब हो जाएगा मिजोरम और एम का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा। तो इस हिसाब से भी अपन याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 7 शेड्यूल की। 7 शेड्यूल के अंदर बात की जाती है कि जो संघ एवं राज्य सरकार के बीच में जो विषयों का बंटवारा है, जिसके अंदर ये बात आएगी संघ सूची है या राज्य सूची है या संवर्ती सूची है, उनके बारे में बात की जाती है। फिर 8 नंबर जो शेड्यूल है वो भाषाओं का उल्लेख करती है, जिसके अंदर जब मूल संविधान बना था तो उसके अंदर टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान के अंदर 22 भाषाएं होगी। और जो भाषाओं से संबंधित जो आर्टिकल है वो अपने पास में 243 के अंदर राजभाषा देवनागरी होगी, ये भी बात करता है। तो 14 तो भाषा मूल संविधान के अंदर पहले ही थी। फिर जब 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा। 15वीं भाषा सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के अंदर जोड़ दिया गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ जो अभी अपन ने पढ़ा था, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। तो ये चीज़ पहले तो 14 थी, फिर 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं जोड़ दी सिंधी भाषा को, उसके बाद में 3 और जोड़ दी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। तो ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दी गई, जिसको अपन शॉर्ट के अंदर अगर नाम याद करना चाहे तो KMN कमन कर सकते हैं या कमान कर सकते हैं। तो के का मतलब कोंकणी हो जाएगा, एम का मतलब मणिपुर हो जाएगा और एन का मतलब नेपाली हो जाएगा। फिर जो पीछे बच गई जो भाषाएं हैं, जो 4 भाषाएं बच गई थी 19, 20, 21, 22, तो वो अपने पास में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। ये 1902 संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ था, इसके अंदर जोड़ दिया गया था। अब इसको याद कैसे करें? तो जब अपन क्या है कि मच्छर काट देते हैं, तो मच्छर काटते हैं तो अपन मार्केट से जो मेडिकल शॉप है वहाँ से अपन कौन सी क्रीम लेके आते हैं? ओडोमॉस। अब इसको याद करना है तो ओडोमॉस की जगह अपन कर देते हैं बोडोमॉस। तो बोडोमॉस का मतलब हो जाएगा बोडो, बो का मतलब हो जाएगा बोडो, डो का मतलब हो जाएगा डोंगरी, मॉस का मतलब मैथिली और स का मतलब संताली। ठीक है, तो इसके माध्यम से अपन इसको याद कर सकते हैं। फिर एक 2011 के अंदर फिर एक संशोधन हुआ था 1906 संशोधन, जो मतलब इसके अंदर भाषा के अंदर जो उड़िया भाषा थी, उड़िया भाषा को क्या करके ओडिया भाषा के रूप में परिवर्तन कर दिया। फिर बात करते हैं अपन 9 शेड्यूल की। 9 शेड्यूल बताता है विधियों का मान्यकरण के बारे में बताता है। फिर 10वीं से अब विधियों के मानकीकरण का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर जो आर्टिकल जो था, आपने कह सकते हैं कि भूमि सुधार से संबंधित कोई भी कानून है या तो वो सारी चीज़ें थी, तो वो सब भूमि सुधार के कानून तो विधियों के मान्यकरण के अनुसूची के अंदर जोड़ दिया गया था। इसके अंदर एक केस भी था IR सेलो वर्सेस तमिलनाडु 2007 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें यह कहा कि जो कोई भी विधि है वो केशवानंद भारती के मामले के अंदर दिनांक से जो 24 अप्रैल 1973 से जो पहले ही जो 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया है, उनका जुडिशल रिव्यू यानी पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। और फिर वो जो बाद वाली है यानी 24 अप्रैल 1977 के बाद में कोई भी विधि अगर 9 शेड्यूल के अंदर डाली गई है तो उसका जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है, या एक कोर्ट के द्वारा इसका जुडिशल रिव्यू कर सकेगा। यह बात विधि मान्यकरण के अंदर जो 9 शेड्यूल है उसके बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं 10 शेड्यूल, वो बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिटेक्शन लॉ के बारे में, जो 52 अमेंडमेंट 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर नेक्स्ट अपने पास में आ जाती है अब जो दल बदल के अंदर जो कानून है ना, तो इसके अंदर भाई कोई भी एक पार्टी है उसके अंदर दो तिहाई सदस्य अगर किसी मतलब पार्टी में अगर सदस्य किसी दूसरी पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं तो वहाँ पर वो MP और ML अगर है तो उनकी सदस्यता वहाँ पर समाप्त हो जाएगी। और कोई ऐसी जगह है तो जहाँ पर पार्टी अगर एक तिहाई सदस्य पूर्व पार्टी की सहमति से वो क्या करते हैं कि दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो MP और ML की जो सदस्यता है वो समाप्त नहीं होती है। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसी सदस्य सहमति के बिना ही यदि किसी दूसरी पार्टी का दल सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो उनका जो MP और ML का जो भी सदस्यता है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर बात करते हैं 11 शेड्यूल। 11 शेड्यूल बात करता है पंचायती राज के बारे में, जिसके अंदर 29 सब्जेक्ट हैं और ये 73 अमेंडमेंट के द्वारा इसको 1992 के द्वारा इसको पंचायती राज के अंदर जोड़ दिया गया था। और
ये एक मतलब अधिनियम भी बनाया हुआ है, पंचायती राज अधिनियम 1994, तो ये भी एक अपन इसका साथ में पढ़ेंगे। फिर 12th शेड्यूल आ जाएगा नगर पालिका नगर निगम। इसके अंदर टोटल 18 सब्जेक्ट बता रखे हैं। इसको 74 संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के द्वारा नगर निगम के संबंधित जो 12th शेड्यूल है उसके अंदर जोड़ दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार अपन के पास में ये 12 शेड्यूल है। और नेक्स्ट इसके अंदर बता रखा है कि संविधान की 8 अनुसूची में टोटल 22 भाषाएँ जो अपन अभी देख लिया है। फिर नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि कोई भी नागरिक अपने मूल अधिकार का अभित्याग नहीं कर सकता। ये किस केस के अंदर कहा गया था? ये केस था विश्वेश्वर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपने पास में रहेगा कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में जो प्रदत्त अपने को मूल अधिकार दिए गए हैं वो केवल भारतीयों को ही मिलेंगे, और जो शेष मूल अधिकार हैं वो भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, चाहे वह भारत के नागरिक हो या न हो, यानी सभी को प्राप्त होंगे। इसके अंदर गैर नागरिक भी आ जाएंगे शेष के अंदर। फिर जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के द्वारा दान में नहीं दिए गए हैं, वह पार्ट 3 मूल अधिकार का प्रदान नहीं करता है, वरन इस बात की पुष्टि करता है कि उनका अस्तित्व है और उनका प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। ये बात किसके अंदर कही गई थी? एम नागराज वर्सेस भारत संघ AIR 2007 के अंदर ये बात कही गई थी। फिर बात करते हैं मूल अधिकार आत्यंतिक अधिकार नहीं है, इसका प्रयोग युक्तियुक्त निर्बंध के द्वारा लगाया जा सकता है। फिर एक केस आया था पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, यानी जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है वो आर्टिकल 12 यानी जो राज्य की परिभाषा के अंदर आता है वो इसके अंदर शामिल नहीं होता है, तो इसके अंदर विरुद्ध रिट लगाई गई, रिट नहीं लगाया जा सकता। यह कि इसके अंदर बात कही थी मनदीप मिश्र वर्सेस भारत संघ AIR 2009 के मामले में। फिर एक केस आया था L चंद्रन कुमार वर्सेस भारत संघ, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 और 226 के अधीन प्रदत्त न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को संविधान का आधारभूत ढांचा माना और इसके अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता, ये बात कही थी। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेस पश्चिम बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स समिति AIR 2010। इस वाद के अंदर यह कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है और उसमें संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर एक आया था आर्टिकल 13 के क्लोज 1 के अंदर बात की जाती है कि जो आच्छादन का सिद्धांत है वो संविधान विधियों पर लागू होता है, भले ही वह नागरिकों से ही संबंधित क्यों न हो। तो यह बात दुलारे लोध वर्सेस 3rd एडिशनल जज कानपुर AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट के वाद में कहा गया था। फिर आता है समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत। आकस्मिक रूप से नियोजित दैनिक मजदूरों के मामले में श्रमिकों को भुगतान के बारे में जो केस था धीरेन्द्र चमोली वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य, तो ये मतलब ये कहा गया कि जो समान कार्य और समान वेतन के लिए बात की गई है। जो ये आर्टिकल 39 के अंदर बता रखा है D पॉइंट के अंदर, तो ये भी अपन को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा अपन ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर एक के अंदर पुरुष और स्त्री के सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का पर्याप्त लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। समुदाय में भौतिक संसाधन स्वामित्व नियंत्रण के प्रकार जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, या आर्थिक व्यवस्था के इस प्रकार चलेगी धन का उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण या अहितकर सा केंद्रण हो। फिर पुरुष और स्त्रियों के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन, और 51A के द्वारा भी अपन इसको लिंक कर सकते हैं। फिर पुरुष और स्त्री को कर्मकार और स्वास्थ्य शक्ति बालकों के जो सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, इस प्रकार से, या बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर सुविधा देना। तो ये बात आर्टिकल 39 के अंदर बता रखी है। फिर आता है आर्टिकल 14 नैसर्गिक न्याय के जो नेचुरल जस्टिस है का सिद्धांत आर्टिकल 14 में निहित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपन वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।
और अगर ये जो मेरा प्रयास है अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।